ये सिचुएशन क्या इशारा कर रही है? कोई ऐसी पेशबंदी है जिसमें कोई मुदाखलत हो सकती? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मुझे लगता है कि मामलात वाकई गपशप की हद तक, अफवाहों की हद तक मौजूद हैं, लेकिन उसकी अमली सूरत हाल क्या होगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पहले तो ये होता था कि मार्शल्ला के अदवार थे, एमरजेंसी लग जाती थी, डिक्टेटर आ जाता था, अदालत उसको वैलिडेट कर देती थी, इस तरह से बंदोबस्त चलाया जाता था। लेकिन अब मुश्किल ये है, जैसे आप भी कह रहे थे, कि अब थ्री वे हो गया है। अदलिया एक तरफ है, इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ है, और एक मकबूल अपोजिशन की पार्टी एक तरफ है। सो ये इस मामले के अंदर इन चीज़ों को सामने लाना खासा मुश्किल है। एक और अहम पॉइंट ये है कि जो हुक्मरान जमात होती थी वो खासी गैर मकबूल हो चुकी होती थी इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में। अभी मुस्लिम लीग नून के हवाले से इस तरह का कोई वाज़े इंडिकेटर मौजूद नहीं है कि वो गैर मकबूल हैं या इस्टेब्लिशमेंट के दिल से उतर चुके हैं। और दूसरी जानिब उनको रिप्ले के लिए कौन सी सियासी जमात है, उसमें तहरीक इंसाफ का नाम आता है, लेकिन उनके भी इस्टेब्लिशमेंट से अभी इस हद तक ताल्लुकात नहीं हैं कि उनकी बुनियाद पे ऐसा कोई बड़ा फ़ैसला लिया जाए कि जिसके अंदर तहरीक अदम एतमाद आए शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ या कोई और ऐसा मसला हो। सो ये जितनी भी अफवाहें हैं ये बिल्कुल मौजूद तो हैं, लेकिन इनकी अमली सूरत क्या बनेगी उस हवाले से अभी कोई वाज़ेह चीज़ मौजूद नहीं है। एक थेरी पीटीआई की जानिब से या उनके हामियों की जानिब से आ रही है, वो ये है कि नए चीफ़ जस्टिस के आने के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के कोई ऐसे फ़ैसले आएंगे कि जिससे तहरीक इंसाफ को कुछ सीटें मिलेंगी, या हो सकता है कि आला अदलिया इंतखाबात को ही कलअदम करार दे दे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको डिटेल में देखें तो पीटीआई के अपने दावे के मुताबिक जो उन्होंने वाइट पेपर शाये किया था उसमें 30 कौमी असम्बली की ऐसी सीटें हैं कि जिन पे उनके पास 90% से ज़ायद फॉर्म 45 मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ही गैर मामूली फ़ैसला होगा कि अगर 30 सीटों पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल उनको कामयाब करार दे या कम अज़ कम वहाँ पे दोबारा इलेक्शन करवाए। सो ये एक अनहोनी है। और दूसरी बात यह है कि इस सारे मामले में देखना ये होगा कि जब इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया सेम पेज पे नहीं है और नए इलेक्शंस का डोल डाला जाता है तो वो फिर किस जानिब जाएगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि उमर अता बदियाल ने पंजाब में जब चीफ जस्टिस होने की हैसियत से ये जो इलेक्शन करवाने का कहा था तो वो नहीं लबैक का धरना था और उसके बाद ये आप जमात इस्लामी वाला धरना है, तो इसको आप किस चीज़ से ताबीर करते हैं? ये किस सिलसिले की कड़ी है? ये खुद से हुए, ऑटोमेटिक है, जमात ने खुद से इनिशिएट किए, या इसके पीछे कुछ और है? पीछे आप इसको देख सकते हैं कि क्या इसके पीछे कौन से फैक्टर कार फरमाए? अच्छा, इस हवाले से मेरी खासी गैर मकबूल राय है, वो ये है कि इस वक्त जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक दोनों का पॉलिटिकल वेट इतना नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे बड़े फ़ैसले किए जा सकें। ना तो इसमें कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई हुई है, ना इसमें कोई जलाओ घेराव हुआ है, ना कोई इसमें लाशें गिरी हैं। जमात इस्लामी के जो बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जलसे थे उसके अंदर लाशें गिरी थीं, पुलिस तशद्दुद हुआ था। लब्बैक का जो धरना था जिसने मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात पैदा की थी 2017-18 में, उसके अंदर भी यही हुआ था कि वहाँ पर फैज़ाबाद के अंदर जलाओ घेराव की कैफियत थी, जिसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने इंटरवीन किया था। और उस वक़्त भी इस्टेब्लिशमेंट उस वक़्त की हुकूमतों के ख़िलाफ़ थी। तो इस वक्त इक्वेशन इसलिए मुख्तलिफ है कि तहरीक लब्बैक और जमात इस्लामी कोई पुरतशद्दुद इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकी, और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट में और हुक्मरान जमात में कोई इतनी बड़ी दरार नज़र नहीं आ रही। सही। अच्छा, बिलाल अज़हर कैनी साहब PMLN से हमारे साथ है, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा सवाल ये था आपके आने से पहले कि आम तौर पर ये धरने वरने और ये रोड ब्लॉक वाला काम उस वक्त शुरू होता है कि जब एक चल चलाओ वाला काम होता है ना हुकूमत का, और इस्टेब्लिशमेंट की नापसंदीदा शख्सियत हुकूमत में, अभी वो कैफियत नहीं है। शहबाज शरीफ मेरे ख्याल में अगर एक शख्सियत जिनके कॉन्स्टेंटली इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात में खुशगवारी रही है तो शहबाज शरीफ है। जनरल मुशर्रफ भी उनको दावत देता था कि नवाज शरीफ को छोड़ दो तो हुकूमत ले लो। अभी क्या वजह है कि ये क्यों धरना हुआ पहले फैज़ाबाद में और अब जमात वाले क्यों बैठे हुए हैं? फैक्टर्स क्या हैं इसके पीछे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, ये तो अब ये जमातें खुद ही बता सकेंगी। मैं इस पर क्या सराह नहीं करना चाहता कि क्या कोई ये खुद कर रहे हैं, पीछे से कर रहे हैं। बज़ाहिर हमारे सामने तो एक बतौर हुकूमत एक सिचुएशन है, और TLP भी जब आई, मेरा ख्याल है जितने दिन वो यहाँ पे बैठी वो भी ज़्यादा थे,
शहरियों को भी मुश्किलात का सामना होता है, मगर इतने खुश उसलूबी के साथ वो एक मामला तय पाया गया। अब जमात इस्लामी यहाँ पे आए हैं, उनके साथ भी 2 दफ़ा मुज़ाकरात हुए हैं। बेहतर होता कि जो लियाकत बाग जहाँ तक इनके साथ मामला तय पाया गया था वहाँ तक महदूद रहते हैं, मगर अब रावलपिंडी के शहरियों को, इस्लामाबाद के शहरियों को मुश्किलात का सामना हो रहा है। तो बहरहाल देखिए वजूहात क्या है, देखिए ना, अभी फरवरी में इलेक्शन हुआ है, तो इट्स नॉट ए गुड टाइम के 1-2 साल हो गए हुकूमत रहेगी, ऐसे काम नहीं हुआ, इट्स टू अर्ली टू डिक्लेयर द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। तो क्यों जमात यहाँ आके बैठी है, खुद से आई है? देखिए वो तो या बाजार कोई और जो फैक्टर? मैं तो जी देखिए चीज़ों को ऑन फेस वैल्यू लेना चाहूँगा इस मामले में ख़ास तौर पे। और देखिए बात यह है कि जो बातें मैंने हाफिज़ साहब की सुनी हैं या ये जो मुतालबे कर रहे हैं, ये वो इशूज़ की निशानदेही कर रहे हैं जिसको तो हुकूमत तस्लीम करती है, ये अवामी इशूज़ हैं। और हमने बतौर हुकूमत और रियासत चादर देख के पाँव फैलाने, और बिल्कुल हुकूमत ये जानती है कि आवाम मुश्किलात का सामना कर रही है, चाहे वो बिजली के मामलात हों, चाहे वो आपकी आमदन के मामलात हों, क़ुव्वत ख़रीद के मामलात हों। तो वज़ीर आज़म साहब और हमारी हुकूमत तो ये रोज़ाना ये बातें खुद करती है, और हम उनके हल ढूंढने के लिए या जो मुमकिन रिलीफ है मौजूदा हालात में वो देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते भी हैं और कुछ इकदाम उठाए भी हैं। तो देखिए उनके साथ यही बात हुई है कि देखिए जो इशूज़ आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो वजूहात आप बता रहे हैं, उस पर तो कोई इख्तलाफ राय है ही नहीं, बल्कि बेहतर है कि आप साथ बैठें, बिल्कुल जहाँ पे टेक्निकल टीम के साथ भी बातचीत हुई आप भी समझें। क्या ऐसा कोई खदशा मौजूद है कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे एमरजेंसी की शक्ल में या कुछ और गैरआइनी इकदाम की शक्ल में? नहीं देखिए हम तो कोई ऐसी चीज़ ना सोच रहे हैं ना देख रहे हैं जी। हम देख रहे हैं कि यकीनन कुछ मामलात हैं जो अब कोर्ट्स में भी हैं, मगर हमारी हुकूमत का तो फोकस पंजाब में भी वफाक में भी गवर्नेंस के ऊपर ही है, और हम अपना काम बिल्कुल जी कर रहे हैं जिस तरह हमें जो हम जिस सबके साथ मुशावरत के साथ जितने बेहतर अंदाज से हो सकता है। खतरा मौजूद है कि अगर अक्टूबर में चीफ जस्टिस चेंज होने हैं, वो ड्यू डेट है उनकी शायद 23 अक्टूबर है, जो भी काजी साहब ने चेंज होना है, दूसरे चीफ जस्टिस आने, तो आपकी इलेक्शन या कुछ सीटें जो मुतनाज़ा हैं 45-47 फॉर्म का जो इशू है, कुछ सीटें आपकी उठ सकती हैं। नज़ीम साहब देखिए बात ये, मुझे नहीं पता किस बुनियाद पे पीटीआई वाले ये बात करते हैं, शायद इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने ही एक विक्टिमाइजेशन कैंपेन काजी फाजीज़ा साहब के खिलाफ की थी, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस किया था, उनकी फैमिली को हरास किया था जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। किस बुनियाद पर वो ये समझते हैं कि इससे कुछ होगा? हम तो आज भी, आप रिजर्व सीट्स की वर्डिक्ट देख लें तो हम तो आज भी बतौर हुकूमत और बतौर जमात हम उस फैसले से खुश नहीं है। ये हमारा हक है उस फैसले के ऊपर एक राय होना। एक ऐसी चीज़ जो पीटीआई ने मांगी नहीं तो वो तो कोर्ट ने उनको दे दी, तो अगर वो फैक्टर हो तो वो तो खतरा है ऐसा कोई अक्टूबर में कुछ काम? नहीं जी, हम कोई ऐसी बात नहीं समझते जी। हम बिल्कुल समझते हैं हुकूमत अपना वक्त भी पूरा करेगी और अपना काम भी जारी रखेगी। अच्छा, जिस वक्त ये स्टेटमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ या धरनों का जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पैंतरा बदला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछले 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक तनाव वाली कैफियत में, ख़ास तौर पर 10 अप्रैल 2022 या उसने पहले से कह लें ये काम शुरू हुआ था। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन होती है उसके बाद से कंटिन्यूसली एक वो मुतहारब फ्री के तौर पर नज़र आते हैं, एक दूसरे के मुतल्लिक़ बयानात भी उनके ऐसे ही आते हैं। बाकायदा DGISPR ने भी ऑफिशियली उनको वो फसादी टोला और इंतशारी टोला और माफिया इस तरह के अल्फाज का चुनाव किया उनके लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बाकायदा टारगेट करती है अपनी कैंपेन्स के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर। लेकिन अभी उनके लीडर्स जो हैं एक के बाद एक मुख्तलिफ बयानात के अंदर वो जिंदाबाद फ़ौज और शोधा जिंदाबाद वो नारे लगा रहे हैं, जिससे अपनी वो कुर्बत दोबारा बढ़ाने की या एक दरवाज़ा खोल के अपने आप को दोबारा शायद बातचीत के लिए ओपन कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ नहीं। और आज इमरान के साथ भी जब मीडिया का इंटरेक्शन हुआ तो इमरान से ये सवाल किया गया कि आप तो कहते थे न्यूट्रल तो जानवर होता है, ये उनकी स्पीचेज़ है, 10 दफ़ा वो कह चुके हैं न्यूट्रल तो जानवर होता है, बड़ा ज़ोर देकर कहते थे। तो वो कहते थे कि मेरा साथ दें तो ठीक है, अगर आपने नवाज शरीफ का या पीपल्स पार्टी का साथ दिया तो फिर आप जानवर वाली साथ में शामिल हो जाएंगे। आज वो कह रहे हैं कि नहीं वो जानवर वाली बात ठीक नहीं है, असल मकसद ये था कि वो गैर सियासी हो जाए, न्यूट्रल से ये मुराद है। तो उनके लीडर्स की ज़ुबानी सुनिए कि इमरान खान भी तकरीबन वही बात कह रहे हैं जो अली मीन या अलीमा खान या बाकी लोग कह रहे हैं। सुनिए, हमने कुछ इकट्ठे किए हैं स्टेटमेंट। आज भी खान साहब ने इस बात का तस्करा किया है कि हमारा मुतालिबा यही है, न्यूट्रल का मुतालिबा यही, गैर सियासी हो जाओ, आप पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करें। इमरान खान ने जनरल आसिम को एक पैगाम भेजा है, आप न्यूट्रल हो जाएं। 2 पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, ये फौज के साथ PTI की लड़ाई कराना चाहते हैं। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, इनके साथ रह के लोग आपसे गिला कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि आप इनको लाने वाले आप हैं। शहबाज शरीफ और ये PDM की हुकूमत जो है ये बदकिस्मती के साथ पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है। ये इंशाअल्लाह ताला हम कभी नहीं होने देंगे और ना ही सिपह सालार या जनरल आसिम मुनीर ये होने देंगे। जब किसी शहीद के बारे में कोई गलत बात की जाती है तो मेरे दिल में दर्द होता है। फौज के वो शोधा जो हमारे लिए जाने दे रहे हैं, अगर उनके खानदान की किसी की वजह से दिलादारी होती है, आपने ये नहीं होने देना।
शोहदाए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। माजिद, आप इसको समझ पाए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो नई पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, इसके पीछे क्या साइंस है? बड़ी दिलचस्प कहानी मेरा ख्याल है बनती जा रही है। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ में इस चीज़ का एहसास बिल्कुल मौजूद है कि उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, और माजी के अंदर भी वो सच और झूठ से बालातर होकर अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि वो ये एक बयानिया क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से लड़ाई है। हालांकि मेरे ख़्याल में ये महज खाम ख्याली है। उसकी वजह यह कि 9 मई के बाद से चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान है। उस लड़ाई की बेनिफिशरी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हैं। सो इस सारी सिचुएशन के अंदर तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लिया जाए, और वो ये चाहते हैं कि वो जो अक्टूबर और नवंबर की थेरी है उस तक पहुंचने के लिए हमारे पास कोई एक आरामदेह सफ़र हो, या जिसके अंदर हमारी मुश्किलात कम हो। अभी चूँकि मॉनसून है, गर्मियां हैं, इसमें कोई एहतजाजी तहरीक भी नहीं चलाई जा सकती। तो मेरा ख्याल है कि ये जो 4-6 महीने का टाइम है ये लेने के लिए तहरीक इंसाफ ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया है। अब इसमें सबसे बड़ा मसला जो माजिद कहीं ऐसा हुआ है, क्योंकि एक तासुर यहाँ मौजूद है, बात चीज़ें हम ओपनली उतनी डिटेल में जाके डिस्कस नहीं करते, लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ के इमरान खान के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाए, इसका इम्कान दूर दूर तक मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं इसको राइट ऑफ कर रहा हूँ कम्प्लीटली, हो सकता है आप इससे बेहतर राय दे सकें, लेकिन क्या ऐसा कोई है कि इस्टेब्लिशमेंट में कुछ लोगों ने वो एक बैक चैनल इस्टेब्लिश किया हो कि थोड़ा सा वर्केबल जो रिलेशनशिप है उसको डेवलप किया जाए? ये बिल्कुल इम्कान हो सकता है। उसकी वजह यह है कि मुझे एक शेर याद आ रहा है कि एक दस्तक पे वो दरवाज़ा नहीं खोलेगा, उसे मालूम जो है मैंने खड़े रहना है। तो ये लजाजत से दस्तक देने वाले की लजाजत पे डिपेंड करता है कि वो किस हद तक चीज़ों को ले रहा है। तो अभी मुझे तहरीक इंसाफ से वो फील नहीं आ रही कि वो इस हद तक संजीदा है कि वो कोई फ़ायदे ले लें। और उसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि इमरान खान अभी भी 9 मई के हवाले से बहुत कैजुअल हैं। वो ये कहते हैं कि कंटोनमेंट्स के सामने, GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल मैंने दी थी, और ये इतना बड़ा बयान है कि जिसको तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा इस बयान का बोझ उठाने को अभी भी तैयार नहीं है। सो ये वो एक पॉइंट है कि जिसको जब तक हल नहीं किया जाता उस वक्त तक इस्टेब्लिशमेंट में और तहरीक इंसाफ के अंदर फासलों की कमी खासी मुश्किल नज़र आती है।